हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूनिट 4 का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट 4 100% आपका फिनिश हो जाएगा। देखो, जितने भी टॉपिक्स आपके इस सिलेबस में दिए हैं सारे टॉपिक्स अगेन मैंने इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यूनिट 4 100% अगेन आपका तैयार हो जाएगा एंड इसमें से भी आपको 100% एग्जाम में प्रोग्राम मिलेगा, राइट। तो प्रोग्राम अच्छे से आपको पढ़ने हैं, सब कुछ यहाँ पे मैंने करा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हर एक यहाँ पे टॉपिक को इजी लैंग्वेज के अंदर। एंड ऑलरेडी अगर अभी तक आपने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड नहीं पढ़ा है तो जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हो, अपलोड किया जा चुका है। अच्छे से सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएगी। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर बता दे रहा हूँ, बहुत इजी सब्जेक्ट है और प्रोग्राम भी आपको एग्जाम में मिलेगा। तो अच्छे से सब कुछ आपको तैयार करना है। और जो यूट्यूब पे 3-4 घंटे का वन शॉट पढ़ा है उसको कोई मतलब नहीं है लास्ट टाइम पे उसको देखने का, ठीक है। तो अच्छे से वन शॉट को आप देख करके इन सारे वन शॉट को अच्छे से आप तैयार कर सकते हो और इजीली आपके 60+ मार्क्स यहाँ पे इजीली आ जाएंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है नोट्स का, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट यहाँ पे आपका दिया है, फंक्शंस हमें पढ़ना है, फिर बेसिक्स ऑफ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम यहाँ पे पढ़ना है। ओके, तो यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होगी, यहाँ से ये हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। समझते हैं पहले यहाँ पे क्या होता है फंक्शंस, राइट। फंक्शंस क्या होता है, देखो एग्जाम्पल से फिर से मैं आपको बताता हूँ, राइट। जैसे देखो, एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, ओके, देखो मान लेते हैं ये आपका टीवी है, राइट, और ये हमारे पास रिमोट है, राइट। समझ लेना एग्जांपल, एक सेकेंड अच्छे से ही करते हैं, राइट। हमारे पास यहाँ पे देखो टीवी है और टीवी का यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिमोट है, ओके, डन। हम क्या करते हैं, सिंपल हमें जैसे मान लेते हैं इस टीवी में वॉल्यूम को क्या करना है, इसके वॉल्यूम को बढ़ाना है, घटाना है, राइट, या वॉल्यूम को अप करना है, वॉल्यूम को डाउन करना है। हमारे पास क्या होता है, एक बटन होता है, राइट, वॉल्यूम अप का, वॉल्यूम डाउन का। सिंपल उस बटन पे हम क्लिक करते हैं, हमारा जो वॉल्यूम होता है वो टीवी का इंक्रीज हो जाता है। डाउन करते हैं वॉल्यूम को तो वॉल्यूम टीवी का डाउन हो जाता है। तो ये हो क्या रहा है, राइट। यहाँ पे देखो एक बटन बना दिया गया है, जब भी हमें वॉल्यूम को डाउन करना होता है, जब भी वॉल्यूम को बढ़ाना होता है, हम जस्ट सिर्फ इस बटन को क्लिक करते हैं, राइट। हमारा काम ये ऑटोमेटिकली बैकएंड में हो जाता है। अब हालांकि वहाँ पे हार्डवेयर यूज होता है, बहुत सारी चीजें वहाँ पे इंप्लीमेंट की जाती हैं, तब जाके वहाँ पे होता है। बट यहाँ पे प्रोग्रामेटिकल थोड़ा समझें तो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन भी हमारा कुछ इसी बटन की तरह होता है, राइट। फंक्शन एक आपका ब्लॉक ऑफ कोड होता है, राइट, जो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक फंक्शन, इस तरीके से भी फंक्शन आपका बनता है, सब मैं आपको बताऊंगा, राइट। फंक्शन जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन हमने बनाया वॉल्यूम का, राइट, वॉल्यूम अप का फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया है, राइट। एक देखो एक फंक्शन हमारे पास ये बन गया और ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। एक फंक्शन हमने वॉल्यूम अप का बना दिया है। अब ये क्या करेगा, इसमें कुछ ना कुछ टास्क हम परफॉर्म कराएंगे। क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसका लॉजिक इस ब्लॉक ऑफ कोड में लिखेंगे। तो यही होता है हमारा फंक्शन, राइट। एक बार ये फंक्शन हमने बना दिया, कभी भी हमें वॉल्यूम अप करना होगा, सिंपल इस वॉल्यूम अप को हम यहाँ पे इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। कैसे करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, सब कुछ समझेंगे। जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये फंक्शन है क्या। एक सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क, ओके। एक स्मॉल प्रोग्राम दैट डज वन जॉब, यही होता है हमारे पास फंक्शंस, ओके। क्यों हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं, ताकि यहाँ पे हमारा जो कोड का जो रिपीटेशन है वो बहुत कम हो जाए, राइट। जो रिपीटेड टाइम जो कोड हम लिखते हैं, राइट, वो ना करें, हम उसका फंक्शन बना लें, ओके। बार बार हमें मान लो वॉल्यूम अप वहाँ पे इंक्रीज करना है, तो बार बार क्या हम उसमें प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे, नया नया बार बार कोड लिखेंगे। इससे अच्छा है कि एक बार फंक्शन बना दो, जब भी हमें यूज करना है उसे कॉल कर सकते हैं। समझ में आएगा भी और अच्छा, ठीक है। तो मेक प्रोग्राम शॉर्ट एंड क्लियर बनता है, इजी टू डिबग एंड मेंटेन। तो ये सब आप यहाँ पे पॉइंट्स याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है पार्ट ऑफ अ फंक्शन, राइट। किसी फंक्शन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब वही फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को यूज कैसे करेंगे। तो देखो 3 पार्ट्स हमारे पास होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन डेफिनेशन हो गया, फंक्शन कॉल हो गया, ओके। देखो पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट। अब हम थोड़ा प्रोग्रामेटिकल यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे फंक्शन को पहले डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन का मतलब प्रोटोटाइप बनाते हैं, मतलब ये फंक्शन करेगा क्या, राइट। ये बताता है कंपाइलर को कि बेसिकली फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स वो क्या लेगा, राइट। इस तरीके से जो हमारा मेन फंक्शन होता है हमारे सी प्रोग्राम का, उसके ऊपर हम इसे डिफाइन करते हैं इस फंक्शन डिक्लेरेशन को, राइट। कुछ इस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है। देखो रिटर्न टाइप लिखते हैं, रिटर्न टाइप सपोज करते हैं वाइड हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। फंक्शन का नेम मान लेते हैं, हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया जो 2 नंबर को ऐड करेगा। अब इसमें हम बताएंगे कि हमारे पास ये क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेगा, इंटीजर ए लेगा, इंटीजर बी लेगा। ये देखो एक फंक्शन हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। यही तो है फंक्शन मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे कर दिया है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे।
ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। नाउ समझते हैं फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे। फंक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा, आपने प्रोटोटाइप बता दिया, राइट। अब फंक्शन की एक्चुअल जो डिफिनीशन होगी वो लिखोगे, वो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, राइट। जैसे वहाँ पे आपने देखा प्रीवियस में हमने क्या किया, एक इंट ऐड नाम का एक हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, प्रोटोटाइप बना दिया। अब इसकी डिफिनीशन यहाँ पे मतलब एक्चुअल कोड उस फंक्शन के अंदर जो लिखोगे वो यहाँ पे लिखोगे। ये इसका कुछ इस तरीके सिंटेक्स है। एग्जाम्पल देखो वही यहाँ पे है, रिटर्न टाइप हो गया ऐड फंक्शन, और इंट ए इंट बी, दो नंबर को ये ऐड करेगा। लॉजिक मेन आपका फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया, ये हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, सॉरी फंक्शन डिफिनीशन हो गया, सॉरी ये आपका फंक्शन डिफिनीशन है, और पीछे जो आपने यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाया वो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है। अब फंक्शन को कॉल कैसे करोगे, मान लेते हैं आपके प्रोग्राम में ये बना दिया गया। अब जब भी आपको दो नंबर को ऐड करना होगा तो बार बार जो वहां पे आप कोड लिख रहे थे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो रिपीट हो रहा था कोड, राइट। एक फंक्शन बना दिया गया जिसको कि आप उस फंक्शन को दो नंबर आप पास करोगे पैरामीटर में, वो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा क्योंकि लॉजिक यहाँ पे लिखा गया है। अब मान लेते हैं हमें यहाँ पे दो नंबर को ऐड करना है, तो फंक्शन हमारे पास बनाया ही गया है, ये देखो ऐड नाम का ऐड, यहाँ पे 5 6 मैंने पास कर दिया, और इस रिजल्ट ये रिजल्ट क्या करेगा, सिंपल यहाँ पे हमारा ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, कैलकुलेशन होगा, देन यहाँ रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट हम इसे प्रिंट कर सकते हैं, सम को, और सम में हमारे पास 11 आ जाएगा, राइट। तो इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। फंक्शन की कॉलिंग वही, मतलब कि फंक्शन को हम कॉल करेंगे बाद में, ओके। फिर रिजल्ट को प्रिंट करोगे तो रिजल्ट आपका यहाँ पे ये दोनों ऐड होकर के 15 आ जाएगा, ओके। डन, ये होता है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन के प्रोटोटाइप, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन या डेफिनेशन है, फंक्शन कॉल बोल लीजिए, ओके। तो ये हो गया सिंपल प्रोग्राम। आओ देख लेते हैं। प्रोग्राम जरूर लिखना है। मैं आपको अगर ट्रिक बताऊं, इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए उसमें आपको प्रोग्राम थोड़ा बता देना है, तो उनको लगेगा कि आपको आपके प्रोग्राम प्रोमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो आपके स्ट्रांग है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बाकी थ्योरी तो सब कोई लिखेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका सिंपल प्रोग्राम। देखें तो दिखा सकते हो, फंक्शन देखो डिक्लेयर यहाँ पे किया गया, राइट। ये होता है हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप। मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन किया जाता है, जहाँ पे आप हैज इंक्लूड करते नहीं है उसी के नीचे जस्ट आपका ये देखो डिफाइन किया गया है, ओके। देन यहाँ पे मेन फंक्शन में आ जाइए। अब ये मेन फंक्शन वाइड क्यों नहीं है, इंट क्यों, क्योंकि ये मेन फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, रिटर्न कर रहा है 0, ठीक है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या किया गया, एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया गया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है इस स्टेप पे फंक्शन की देखो कॉलिंग की जा रही है। ये फंक्शन कॉल कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिफाइन भी तो होगा। डिफाइन देखो नीचे किया गया है फंक्शन डिफिनीशन। ये ऐड फंक्शन जो दो नंबर इनपुट ले रहा है और दो नंबर यहाँ से भेजा जा रहा है, ये 5 हमारा ए में कॉपी हो जाएगा, बी हमारा इसमें कॉपी हो जाएगा। 5 भी हमारे पास कहाँ गया, मतलब कि 5 एंड 10, 5 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे a प्लस बी, यानी 5 प्लस 10, मतलब इसको कैलकुलेट करके 15 को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, ये रिटर्न कर देता है जहां से इस फंक्शन को कॉल किया जाता है। इस फंक्शन को कहां से कॉल किया गया था, यहाँ पे, तो ये 15 इसको भेज देगा, राइट। 15 इसके पास आ चुका है, ये 15 आ जाएगा किस में, रिजल्ट में आ जाएगा। रिजल्ट को देखो प्रिंट किया जा रहा होगा, रिजल्ट प्रिंट करोगे 15 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट। कैसे ये काम कर रहा है, प्रोग्राम जरूर लिख देना, ठीक है। फॉलो देखो, मेन मेथड आपका स्टार्ट हुआ, फंक्शन हमारा कॉल हो चुका है, फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। कंट्रोल कहाँ चला गया, फंक्शन के अंदर आ जाएगा, फिर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा आपका, फिर वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी, सब मैंने आपको बता दिया, फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया जा रहा है। तो ये सब आपको लिखना है। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के हमारे यहाँ पे फंक्शन होते हैं। देखो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं। हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसे हम लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। एक हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जो यूजर डिफाइन करता है। तो पहले देखो यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन यहाँ पे समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा काफी टाइम आप यहाँ पे प्रिंट ऑफ यूज करते हो, स्कैन ऑफ यूज करते हो, str लेन हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए फंक्शन होता है। तो ये सारे जो फंक्शन है, जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आपने क्या किया, प्रिंट एफ यूज कर लिया। प्रिंट एफ हमारा एक देखो एक फंक्शन ही तो है, सिंटेक्स इसका उसी तरीके से प्रिंट एफ। ये देखो इसके अंदर ये आपका प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, कोई भी वैल्यू कंसोल पे प्रिंट करता है, और ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ऑलरेडी ये डिफाइन किया गया है। और कहाँ डिफाइन किया है, इस लाइब्रेरी में। दैट इज द रीजन क्यों आप इसे यहाँ पे इंपोर्ट करते हो, मतलब इंक्लूड करते हो। अगर ये लाइन हटा दो देन आप इसे यूज भी नहीं कर पाओगे, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइब्रेरी फंक्शन आर प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय द सी लाइब्रेरीज, ओके। वी जस्ट यूज देम, हम उसे खाली यूज करते हैं। हमें ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर कोड कैसे लिखा गया होगा, क्या है, कैसे प्रिंट हो जा रहा है कंसोल पे, हमसे मतलब उससे मतलब नहीं होता है। दैट इज वाई ये आपका लाइब्रेरी फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन इसे हम बोलते हैं, राइट। सी लाइब्रेरीज में ऑलरेडी वो डिफाइन किया गया है, आपको जस्ट यूज करना है। लाइक प्रिंट ऑफ हो गया, स्कैन ऑफ हो गया, इनपुट लेने के लिए स्क्वायर रूट निकालेगी, ये सब आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख देना। और कहाँ डिफाइन है ये, इस वाले लाइब्रेरीज के अंदर, ओके।
यस। नाउ अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? ये अभी जो आप यहाँ पे एग्जांपल बता रहे थे, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन ही तो है। ऑल्सो प्रोग्राम भी वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर ये आपने क्या किया, ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया, ये तो आपने डिफाइन किया ना। और डिफाइन कैसे किया? 3 स्टेप्स में। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? ये वाले, राइट। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया, फिर आपने डिफाइन किया, फंक्शन को कॉल किया। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर बना रहा है ऐसे फंक्शन अपने यूज केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, मतलब यूजर्स, सॉरी, प्रोग्रामर उसे बनाता है, यूजर ही बनाता है, राइट, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मान लो 2 नंबर को ऐड करने का हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, राइट। मान लो हमें 2 नंबर को ऐड करने का नहीं बनाना है, वैल्यू को बढ़ाने का, घटाने का बढ़ाना है, तो हम भी बना सकते हैं, राइट। डिवीजन का बना सकते हो। तो अपने यूज केस के अनुसार यहाँ पे हम काम करते हैं। ओके, इससे क्या होता है, हम क्यों फंक्शन बनाते हैं? हमारा जो बड़ा जो प्रोग्राम होता है, लार्ज जो प्रोग्राम होता है ना, वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब ये बताओ, जैसे मान लेते हैं हमारा ये एक सी प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाए हैं, राइट। मान लो हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पे हम काम करें, कोई सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक 1 लाख लाइन ऑफ कोड लिखने से अच्छा है आप उसे क्या करो, 500 एक फंक्शन, मतलब फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड में राइट कर दो। वो ज़्यादा आपका मतलब बोल सकते हो रीडेबल भी होगा, और उसे मेंटेन भी अच्छे से कर पाओ। किसी कोड को चेंज करना हुआ तो आप फंक्शन में जाके चेंज कर सकते हो, रदर देन कि आप वहाँ लाइन को देख रहे हो, मिला रहे हो, फिर चेंज, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो रीडेबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है, कोड को रीयूज हम इजीली कर सकते हैं। ओके, ओके। सो ये हो गया। अब हम बात करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जिसके आगे मैंने लिखा है अच्छे से मैं आपको बता भी रहा हूँ, उसको ज़्यादा आपको फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट मैं आपको टाइप्स बताने वाला हूँ, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है। जस्ट यहाँ पे कहीं किसी में आर्ग्यूमेंट पास होगा, किसी में आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा, किसी में हम रिटर्न नहीं करेंगे। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे थे, तो ये भी एक हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन का एक टाइप हो जाएगा विद रिटर्न कीवर्ड। यहाँ पे हम रिटर्न यूज कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे हम क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम प्रिंट ही कर ले रहे हो, प्रिंट ए प्लस बी कर दे रहे हो, तो ये हमारा दूसरा टाइप का हो जाएगा। बस इसी के बेस पे यहाँ पे इसे मतलब कि बोल सकते हो डिवाइड किया गया है अलग अलग मतलब टाइप्स में। सो बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स के बेस पे, रिटर्न वैल्यू के बेस पे हम इसको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में मतलब बोल सकते हो, टाइप्स बोल सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, पहला हमारे पास है फंक्शंस विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन है, बहुत सिंपल फंक्शन होगा, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास भी नहीं होगा पैरामीटर में, जो ब्रैकेट्स में आप देखते थे यहाँ पे, और ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी। जस्ट ये कुछ ऐसे कुछ इस तरीके से है, जैसे देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया, राइट। एक डिस्प्ले नाम का ये जो फंक्शन है, केवल क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है कोई भी चीज। इस फंक्शन को जब मैं कॉल करता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन को जब मैं कॉल करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसमें मुझे कुछ पास करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो लिखा है नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, राइट। जस्ट ये प्रिंट कर देगा इसे। ये देखो, सिंपल आपका यहाँ पे प्रोग्राम है, इसे आपको जरूर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। प्रोग्राम छोड़ना ही नहीं है आपको, प्रोग्राम जरूर एग्जांपल में देना है। ओके, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब हमारे पास क्या होगा, फंक्शन हमारे पास, उसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, बट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये ऐड हमारे पास एक फंक्शन हमने यहाँ पे बोल सकते हो डिफाइन कर दिया। ओके, फंक्शन डिफाइन कर दिया, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसके अंदर देखो आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स है, बट यहाँ कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये जो इस टाइप के जो हमारे पास फंक्शन जो हमने डिफाइन या डिक्लेयर जो हम यूज कर रहे हैं, इसे हम फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू बोलते हैं। ओके, तीसरा हमारे पास है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू। अब हमारे पास क्या होगा, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया जाएगा, फिर भी कोई ना कोई वैल्यू वहां पे रिटर्न हो रहा होगा विद द रिटर्न कीवर्ड। देखो यहाँ पे प्रोग्राम हमारे पास दिया है, राइट। गेट नंबर करके हमारे पास एक फंक्शन बनाया गया, जो क्या कर रहा है, एक नंबर हमारे पास रिटर्न कर रहा है, राइट। अब ये रिटर्न कीवर्ड क्या करता है ना, जो कुछ भी यहाँ पे लिखते हो वो रिटर्न करता है जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया है। इस फंक्शन को कहां से कॉल किया गया है, यहाँ से, गेट नंबर यहाँ से आपका कॉल किया गया है, राइट। और हालांकि जब आपका प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होगा तो पहले ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। पहले कौन सा एग्जीक्यूट होता है, मेन फंक्शन, राइट। तो यहाँ प्रोग्राम आएगा, यहाँ इस लाइन पे आएगा, तो इस फंक्शन को कॉल करेगा, गेट नंबर को जैसे कॉल किया, ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिटर्न 10 लिखा हुआ है, ये 10 को रिटर्न करके यहाँ से 10 जो है, ये 10 रिटर्न होकर के कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, एक्स में स्टोर हो जाएगा, एक्स में। तो एक्स में 10 आ गया, और एक्स को यहाँ पे प्रिंट करोगे तो 10 प्रिंट हो जाएगा। तो यही तो है हमारा फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। ओके, तो ये एग्जाम्पल जरूर लिखना है आपको सब में, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू। अब हमारे पास फंक्शंस में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स भी जाएगा और वैल्यूज भी रिटर्न होकर के आएगी। जस्ट इसी में आपको क्लासीफाई करना है बस, राइट। समझ पा रहे हो, ओके।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया, राइट, और मेन फंक्शन हमारे पास है। देखो यहाँ पे रिटर्न भी हो रहा है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी पास किया जा रहा है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस हमारे पास हैं, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू दिया हुआ है। आई होप समझ पा रहे हो। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं फंक्शन विद एरे। ओके, अब बात कर लेते हैं फंक्शंस विद एरे इन सी। मतलब हम फंक्शन में ना क्या होता है कि हम एरे भी पास कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा यहाँ पे इस फंक्शन में हम यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे ओनली वैल्यू पास कर रहे हैं या अगर नहीं पास कर रहे हैं, हम इनके पैरामीटर्स में क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर एरे भी पास कर सकते हैं। और इसमें कुछ नया नहीं है, यूनिट 3 में ये बता दिया था, ठीक है। तो फंक्शंस विद एरे मीन्स पासिंग एन एरे टू अ फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे कोई एरे भी पास कर सकते हैं, ताकि so that the function can access and process all elements of the array. Okay, we send an array to a function instead of working in the main. Okay, और ऐसा ही रियल लाइफ में काम होता है। जो हमारा मेन जो एप्लीकेशन होता है उसमें हम ज़्यादा कोड नहीं लिखते। जो मेन होता है, मेन फंक्शन होता है, उसमें ज़्यादा कोड नहीं लिखते, हम फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ओके, और फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। तो ये चीज़ होता है ताकि जो मेन फाइल, मेन हमारा जो कोड है वो हैवी ना बने। ओके, वाई यूज़ फंक्शंस विद एरे, क्यों यूज़ करें फंक्शंस को एरे के साथ, ताकि कोड हमारा मतलब जो रिपीट हो रहा हो वो अवॉइड हो जाए, इजी टू मैनेज हो जाता है। इट इम्प्रूव्स प्रोग्राम्स रीडेबिलिटी। पॉइंट्स याद रखना, ठीक है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट जैसा आपको लिखना है अपने एग्जांपल से, अपने लैंग्वेज में। हाउ एरे पास्ड टू अ फंक्शन, व्हेन एन एरे इज पास टू अ फंक्शन, राइट। तो कैसे पास होता है, देखो, द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट पास्ड। ओके, अब देखो, जब हम एक फंक्शन में एरे को पास करते हैं तो जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका एड्रेस पास होता है। अब एड्रेस पास हो गया तो उस एड्रेस की हेल्प से, राइट, उस एड्रेस की हेल्प से हम उसके आगे के सारे एलिमेंट को यहाँ पे गेट कर सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो आपका कंटिन्यूअस मेमोरी में मतलब कि लोकेट होता है, राइट, एलिमेंट्स। यहाँ पे इसका देखो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे इंटीजर रिटर्न टाइप हो गया। फंक्शन का नाम मान लेते हैं ऐड दिया हुआ है, राइट। इसके अंदर एरे, देखो एरे यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास एरे आ जाएगा और इसका साइज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखो एरे हमारा एज आर्ग्यूमेंट जा रहा है, तो इस तरीके से हम एरे मतलब कि पास कर सकते हैं। एग्जांपल से समझ लेते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया गया, ये क्या है, फंक्शन का प्रोटोटाइप, और यू कैन से फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, एक सेकंड, ये है हमारे पास मेन फंक्शन। इसके अंदर देखो मेन में हम सारा कोड नहीं लिखते, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमें अपने एरे को डिक्लेयर, यहाँ पे एरे हमारा डिक्लेयर किया गया है, अब इसी को हमें प्रिंट करना है। तो मेन में तो हमने डिक्लेयर कर दिया एरे को, ये देखो कर दिया, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें इसे डिस्प्ले करना है या प्रिंट करना है एलिमेंट्स को, तो हम एक फंक्शन बना लिए। क्या बना लिए, वाइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना लिया, जो एक एरे लेगा तभी तो प्रिंट करेगा इनपुट को। तो इस तरीके से देखो, ये वही सिंटेक्स जो पीछे बताया वही लिखा हुआ है, उसका साइज यहाँ पे दिया हुआ है। अब डिस्प्ले को जब हम कॉल करेंगे तो साथ में देखो एरे, यहाँ पे देखो ये वाला एरे यहाँ पे पास कर दिया गया है, ठीक है। साइज भी पास कर दी गई, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसका साइज है। ये एरे हमारे पास कहाँ आ गया, ये एरे इस कॉल, जब इसको कॉल किया जाएगा तो ये हमारे पास एरे यहाँ पे आ चुका है, जो ऊपर एरे था, राइट। एरे आ गया। अब यहाँ पे फॉर लूप जाना पहचाना सा लग रहा है, ऑलरेडी बताया था यूनिट रन में। ये सिंपल एरे को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से आपका 4 तक चलेगा, तो 0 to 4, 0 1 2 3 4 सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाने वाले हैं। इसको आप ड्राई रन करना, सारे आउटपुट यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको प्रिंट मिल जाएगा। ओके, तो ये है किस तरीके से हम फंक्शंस को विद एरे यूज कर सकते हैं। आई होप समझ गया, ठीक है। अब फिर से बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो मैं बता रहा हूँ उसको ज़्यादा इम्फेसिस के साथ उसको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर क्या होता है, कुछ नया नहीं है, राइट। आपने देखा, राइट। जैसे देखो पैरामीटर्स, ये क्या है, इसको आप पैरामीटर बोलो या आर्गुमेंट्स बोलो, दोनों वही है। बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपसे पूछा जाता है फॉर्मल पैरामीटर क्या है और एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है। तो इसे फॉर्मल बोलते हैं या इसे एक्चुअल बोलते हैं, या इसे एक्चुअल बोलते हैं या इसे फॉर्मल बोलते हैं, यही सब हमें यहाँ पे समझना है। और यही होता है पैरामीटर। पैरामीटर एक वैल्यू होती है जो फंक्शन के अंदर भेजी जाती है। यही तो है जो फंक्शन के अंदर वैल्यू भेजी जा रही है। ये देखो, ये वैल्यू तो, ये वैल्यू ही तो है जो फंक्शन के अंदर भेजी जा रही है। इसे ही हम यहाँ पे पैरामीटर कह रहे हैं। ओके, इज अ वैल्यू दैट इज सेंड टू अ फंक्शन सो दैट द फंक्शंस कैन यूज इट टू परफॉर्म इट टास्क। ओके, पैरामीटर का मतलब है किसी भी फंक्शन के लिए एज अ कुछ इनपुट। ओके, ये ओके, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये दो हमारे पास क्या है, 5 and 10 ही हमारे पास पैरामीटर्स हैं। ओके, कितने टाइप्स के पैरामीटर होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर हो गया जिसे हम आर्गुमेंट्स कहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर्स भी हमारे पास होता है। ओके, देखो समझते हैं।
तो एक्चुअल पैरामीटर क्या है? एक्चुअल पैरामीटर मतलब कि यहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब समझो ऐसे, यहाँ पे रटो मत, ऐसे समझ लो अच्छे से। मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पे कहाँ हो रही है? इस प्रोग्राम में फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये पैरामीटर है ना, इसे हम एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। दैट्स इट। एक्चुअल पैरामीटर बोलो, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलो, यही है, राइट। ये हमारे पास जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम जो हम पास करते हैं वैल्यूज को, उसको हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फंक्शन की डिफिनीशन होगी यहाँ पे जो पैरामीटर है, ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर हो जाएगा। अब कहानी तो अपने लैंग्वेज में लिख ही सकते हो, एग्जांपल ही लिख सकते हो, दिखा सकते हो, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यू पास्ड ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। जब फंक्शन कॉल करते हैं जो वैल्यू पास होती है उसे हम एक्चुअल मतलब पैरामीटर्स कहते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, बात करते हैं फॉर्मल, वही डेफिनेशन में जो हम वहाँ पे पास करते हैं। ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे ए एंड बी हमारा फॉर्मल पैरामीटर है। ओके, फंक्शन कॉल किया उस टाइम जो आर्गुमेंट आपने पास किया उसे एक्चुअल पैरामीटर हो गया। फंक्शन डेफिनेशन में फॉर्मल हमारे पास पैरामीटर होता है। ओके, समझ गए आई थिंक। हाउ कैन वी पास पैरामीटर इन सी? कैसे पास कर सकते हो? यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, अलग से ही पूछ लेता है, राइट। तो अच्छे से पढ़ना है। देखो, अब यही जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि जो मतलब फंक्शन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, और यहाँ पे जो भी हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, राइट। अब इस पैरामीटर को पास करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके होते हैं, पहला हमारे पास कॉल बाय वैल्यू होता है, दूसरा हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस होता है। दोनों को समझाता हूँ इन डिटेल में, राइट। देखो, कॉल बाय वैल्यू थोड़ा ऊपर से मैं आपको बताता हूँ। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है ना, कॉल बाय वैल्यू ये कहता है कि जैसे जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम अगर हम जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे समझाऊंगा। इसका प्रोग्राम कहाँ गया? प्रोग्राम आई थिंक यहाँ पे है, यहीं पे समझाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा ना, ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल जो भी वैल्यू हम फंक्शन को पास करते हैं, उस जो भी वैल्यू पास करते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं जाती है आपकी। एक्चुअल वैल्यू आपकी नहीं जाती है, वैल्यू की कॉपी जाती है। समझ पा रहे हो? वैल्यू की कॉपी जाती है, समझ में आएगा। अ कॉपी ऑफ वैल्यू इज पास्ड टू द फंक्शन। ओके, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करने के दौरान जो भी वैल्यू हम पास करते हैं वो वैल्यू की कॉपी जाती है उस फंक्शन डेफिनेशन में, ना कि रियल वैल्यू चली जाती है। ओके, आई होप आप समझ रहे हो, राइट। तो ओरिजिनल वेरिएबल चेंज नहीं होता है, समझो। इसका प्रोग्राम से इसको क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन है, जो है जो मतलब फंक्शन की डेफिनेशन की नाम क्या है? चेंज फंक्शन का नाम है, राइट। और एक वेरिएबल यहाँ पे, ये मतलब कौन सा पैरामीटर है? ये मतलब फॉर्मल पैरामीटर है, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है और चेंज में ए पास किया गया, चेंज में ए पास किया गया, चेंज फंक्शन में देखो ए पास किया गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स, हमारे पास एक्स में क्या आ जाएगा, एक्स में हमारे पास ए आ जाएगा। एक्स में एक्स क्या है, मतलब ए क्या है, ए हमारे पास 10 है, तो एक्स में 10 आ चुका है। और यहाँ एक्स को अपडेट करके 20 कर दिया जा रहा है, तो एक्स को 20 कर दिया गया, यहाँ कट करके यहाँ 20 हो चुका है। इस वाले डिफिनीशन में एक्स की वैल्यू 20 हो चुकी है, समझो। अब जब यहाँ पे आकर के यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे बताओ क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 10 ही प्रिंट होगा, राइट। क्योंकि वहां पे जो वैल्यू चेंज हुई है ना, वो एक्स की वैल्यू चेंज हुई है, ना कि रियल वैल्यू यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज हो गई है। यही तो है हमारा कॉपी ऑफ वैल्यू, मतलब यहाँ पे जस्ट एक कॉपी गई थी, ना कि ये ओरिजिनल वैल्यू। और अगर यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू गई होती तो यहाँ पे जब हमने चेंज कर दिया ना, तो ये भी वैल्यू चेंज हो गई होती, राइट। बट ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू। यही तो है कि हमारे पास देखो कॉपी वहां पे पास किया जा रहा है और डज नॉट चेंज, मतलब कि ओरिजिनल वेरिएबल हमारा चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सो ये हो गया। अब कॉल बाय रेफरेंस आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ना, जब हम वैल्यू को पास करेंगे फंक्शन कॉल में, तो एड्रेस पास करते हैं। और ध्यान दो, किसी का एड्रेस जब पास करते हो ना, तो वो रियल वैल्यू उसकी चेंज हो जाती है, राइट। अब उसके डेफिनेशन में जो चेंज किया जाएगा, उसकी वैल्यू वहाँ पे रियल वाली भी चेंज होगी। वही लिखा है, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल पास किया जाता है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो, यहाँ पे वही किया गया है, अगेन चेंज हमारे पास फंक्शन बनाया गया। यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, चेंज ए। अब यहाँ पे नॉर्मल देखो वैल्यू पास नहीं किया गया, ये इस तरीके से जो पास करते हो ना, ये एड्रेस मतलब ए का एड्रेस जा रहा है, तो ए का एड्रेस हमारे पास यहाँ पे आ गया, राइट। अब इस एड्रेस पे हमने 20 स्टोर कर दिया।
अब ये जो 20 स्टोर किया है ना, ये एक ही वैल्यू को अपडेट कर दिया होगा क्योंकि एड्रेस से मैनिपुलेशन हो रहा है। और ये अब एक ही वैल्यू जब प्रिंट करोगे ना तो 20 प्रिंट होगा, ओरिजिनल वैल्यू चेंज होगा बिकॉज एड्रेस पास किया था आपने यहाँ पे, राइट। और प्रीवियस में आपने एड्रेस नहीं पास किया था, वैल्यू पास किया था, कॉपी गई थी वैल्यू की, बट यहाँ पे एड्रेस ही गया और एड्रेस गया तो एड्रेस पे देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज किया जा रहा है। एड्रेस पे वैल्यू चेंज कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो ही जाएगी, राइट। तो थोड़ा डिफरेंस समझोगे तो वैल्यू यहाँ पे कॉपी होता है, एड्रेस यहाँ पे ये देख सकते हो चेंज नहीं होता, इसमें चेंज होता है। इसमें पॉइंटर यूज करते हैं, नहीं इसमें पॉइंटर यूज करते हैं, राइट। ये बेसिकली हमारा पॉइंटर होता है, इस तरीके से हम जो डिफाइन करते हैं पॉइंटर, हालांकि आपका यूनिट 5 में दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे इतना ही समझो, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें बात कर लेते हैं यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। देखो रिकर्सिव फंक्शन को हम रिकर्जन भी बोलते हैं, राइट। मतलब इसको थोड़ा मैं फिर से इस तरीके से बताता हूँ रियल लाइफ से, राइट। देखो यहाँ पे मान लेते हैं एक फंक्शन हमने बनाया, जैसे एक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया, राइट। एक फंक्शन यहाँ पे हमने बना दिया, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमने सेम इसी फंक्शन को, राइट, ये मान लेते हैं फंक्शन 1 हमारे पास है। अब सेम इसी फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से कॉल कर दिया, फिर से हमने इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। ये जो है ना इसी को हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। मतलब एक फंक्शन, देखो एक फंक्शन अपने ही फंक्शन को कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को ही हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, और यू कैन से रिकर्जन, राइट। रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वो खुद को यहाँ पे कॉल कर रहा है, खुद को सॉल्व करने, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद को कॉल कर रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं, ठीक है। रिकर्जन का एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताऊं, राइट। लाइक जैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें जब चाहे मतलब कॉल कर सकते हैं, हमें काम करना होगा, ठीक है। तो ये भी एक रिकर्जन है, इमीडिएटली सम एनी टाइम अगर कॉल आती है तो इमीडिएटली हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, उनकी समस्याएं सुननी पड़ेगी, राइट। तो एक रिकर्जन टाइप का मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिकर्जन मतलब अ फंक्शन जो खुद को ही मतलब कि कॉल करे, वो होता है हमारे पास, राइट। फंक्शन calling itself, okay, to solve problem that can be broken into smaller problems, make code shorter and clean। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है और रिकर्जन बहुत यूज होता है, और इसमें प्रोग्राम 100% एक प्रोग्राम आपको मिलेगा एग्जाम में, वो फैक्टोरियल का, फिबोनाची का, या बहुत सारे हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे रिकर्जन समझ में आ गया क्या होता है। दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं रिकर्जन के, राइट। रिकर्जन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। देखो रिकर्जन का मतलब क्या है, एक फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करेगा, एक फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करेगा, बट कभी ना कभी तो वो फंक्शन क्लोज होना चाहिए ना, टर्मिनेट होना चाहिए ना, नहीं तो बार बार ऐसे कॉल करता गया तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाएगी, क्रैश हो जाएगा पूरा प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के लिए हमारे पास होता है एक बेस कंडीशन, मतलब ऐसा कंडीशन जब हमारा वो फंक्शन कॉल करना बंद करेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारी मम्मी ने हमें बोला मार्केट में जाओ कुछ सामान लेकर के आओ, ठीक है। फंक्शन कॉल कर दिया, अब हमारा फंक्शन कब क्लोज होगा, जब हम जाके सामान लेकर के उनको डिलीवर कर देंगे, देन वही हमारा बेस कंडीशन। सिमिलर कंडीशन वेयर फंक्शन स्टॉप कॉलिंग इटसेल्फ, वो कंडीशन जहां पे फंक्शन खुद को कॉल करना बंद कर देगा उसे हम बेस कंडीशन कहते हैं, समझ रहे हो। इनफाइनाइट रिकर्जन से प्रिवेंट करता है, नहीं तो बार बार चलता रहेगा, एक प्रॉब्लम है ये अगर ऐसा होता है, ठीक है। तो बेस कंडीशन होना चाहिए और रिकर्सिव कॉल भी वहां पे होना चाहिए। अगर रिकर्सिव कॉल खुद को वो कॉल नहीं कर रहा है तो वो रिकर्जन नहीं है, नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा फिर, ठीक है। ये हो गया। सिंटेक्स इसका ये होता है, एक मान लेते हैं हमारे पास देखो जैसे इंट मान लेते हैं, रिटर्न टाइप दिया इंट, फंक्शन का नेम मान लेते हैं ऐड हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। पैरामीटर यहाँ पे होगा दिस वन, ये अब यहाँ पे इफ इसके अंदर हमारे पास बेस कंडीशन होगा, राइट, और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू हो जाएगी, एल्स हमारे पास ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा, खुद को कॉल करेगा। अभी समझ में आएगा, इसका प्रोग्राम भी बताता हूँ, तो ये सिंटेक्स इसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये प्रोग्राम है, पूछा जाता है, राइट। एक प्रोग्राम बनाइए, राइट, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। एक नंबर का फैक्टोरियल आपको फाइंड करना है यूजिंग रिकर्जन, नॉर्मल भी बना सकते हो बट रिकर्जन का यूज करके पूछता है तो आपको करना है। फैक्टोरियल क्या होता है सब आपको ऑलरेडी पता होगा, जैसे 5 का जो फैक्टोरियल होता है क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 120 होता है, राइट। सो ये हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास 120 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट करना है बट रिकर्जन का यूज करके, ठीक है। तो ये रहा प्रोग्राम, और इसे ड्राई रन करोगे आप तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। तो एक फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे देखो, फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे बना दी गई, ओके, जो फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। तो बेस कंडीशन कब रुकेगा, जब n की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, ओके। सो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज n मल्टीप्लाई फैक्ट n माइनस 1। ये हमारा देखो खुद को ही कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खुद को ही बार बार ये कॉल कर रहा है n माइनस 1 कर करके, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, कैलकुलेट हो जाएगा लास्ट में हमारे पास क्या, फैक्टोरियल। तो ये स्टेप है, इसे 1 बाई 1 हर एक स्टेप्स को जब ड्रॉ करोगे समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। अब बात करते हैं दूसरा प्रोग्राम भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, राइट।
तो जो कि है हमारे पास फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है हमें रिकर्जन का यूज़ करें। फिबोनाची सीरीज क्या होता है पता है आप सभी को, राइट। जैसे 0 1 ये हमारे पास डिफाइन होता है ऑलरेडी, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, राइट। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, 0 प्लस 1 करोगे 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 करोगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 करोगे 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 करोगे 5 हो जाएगा, 5 प्लस 3 करोगे 8 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा फिबोनाची सीरीज होता है, तो इसी को बस प्रिंट करना है। ये रहा हमारा लॉजिक्स, ओके। अब ये कैसे आ रहा है, राइट। आप इस फॉर्मूले को भी यहाँ पे याद कर सकते हो इस पॉइंट पे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट प्रोग्राम लिखना होता है, ना कि पूरा लॉजिक समझाना वहाँ पे, ठीक है। बट ये चीज़ आपको खुद बनाना आना चाहिए, ये लॉजिक निकालना आना चाहिए। बट यहाँ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी आप ये चीज़ थोड़ा सा है, इसे लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो इसे अच्छे से। राइट, एन मल्टीप्लाई फैक्टर -1 होता है, बट इसे करना आना चाहिए एटलीस्ट, लॉजिक निकालना बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मेन ये है, देखो खुद को ही बार बार ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो ये भी एक रिकर्जन का ही एग्जाम्पल दिया दिया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आई होप आपको आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसमें जो दिया है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का, ओके। अब समझते हैं सर्चिंग क्या होता है। देखो एरे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है 3rd यूनिट में, तो अब यहाँ पे एरे के ऊपर ही ये सारे एल्गोरिदम, जो सर्चिंग एल्गोरिदम दिया है, जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम दिया है, ये सब एरे के ऊपर ही चलता है, ठीक है। क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एरे दिया है, राइट, ये एरे हमारे पास दिया है, ठीक है। अब इस एरे में मान लो हमें बोल दिया गया इसमें फाइंड करिए क्या 30 इस एरे में है या नहीं, राइट। तो बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं, और यही प्रोसेस है किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कलेक्शन, किसी भी लिस्ट में फाइंड करने का, इसे ही हम सर्चिंग टेक्निक बोलते हैं, इसे हम सर्चिंग बोलते हैं। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ अ रिक्वायर्ड एलिमेंट, राइट। जैसे हम मान लो 30 हमने बोला कि हाँ 30 इसमें है या नहीं, अगर होता है तो इसका इंडेक्स हमें बताइए, ओके। तो इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2, तो यहाँ पे 2 हमें रिटर्न करना है, 2 हमें प्रिंट करना है, तो ये प्रॉब्लम थी, इसी को हम सर्चिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड करिए नंबर 30 को एरे में, तो यहाँ पे 2 हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास एल्गोरिदम होते हैं, ओके। एल्गोरिदम होते हैं, एल्गोरिदम क्या क्या होते हैं, हमारे पास लीनियर सर्च होता है, हमारे पास क्या होता है, लीनियर सर्च होता है, हमारे पास बाइनरी सर्च होता है, ओके। ओके ओके, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, दोनों क्लियर हो जाएगा एक बार में ही, राइट। देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बुक है, राइट। हमारे पास मान लेते हैं एक बुक हमारे पास है, ओके। अब इस बुक में मान लेते हैं बहुत सारे मतलब चैप्टर्स हैं, यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें मान लेते हैं हमारे पास 5 यूनिट दिया हुआ है इस बुक के अंदर, ओके। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4, यूनिट 5 ऐसे। अब यहाँ पे बोला गया कोई टॉपिक आपको मान लेते हैं, यहाँ पे बोला जाता है कि इस टॉपिक को आपको ओपन करना है, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आप कर सकते हो, चूज कर सकते हो या लोग करेंगे, वो मतलब 1 बाय 1 पहले एक पेज को पलटेंगे, फिर दूसरे पेज को पलटेंगे, फिर तीसरे पेज को पलटेंगे, और उनके माइंड में वो यूनिट का नाम है कि हाँ मुझे यूनिट 3rd खोलना है, तो 1 बाय 1 वो पेज को पलट रहे हैं। जैसे ही यूनिट 3rd आ जाएगा, पेज पलटना बंद कर देंगे और बोल देंगे हाँ हमारा ये पेज ओपन हो चुका है। तो ये जो 1 बाय 1 वो लीनियर वे में, जो सीक्वेंस वाइज में 1 बाय 1 यहाँ पे वो पेज पलट करके सर्च कर रहे हैं ना उस यूनिट को, ये प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं लीनियर सर्च। और ये जो प्रोसेस है ना बहुत बेकार होता है, बेकार नहीं बोलूँगा, बहुत मतलब कि टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। मान लो अभी 5 यूनिट है, अगर 1500 यूनिट हो, अगर 1 बाय 1 ऐसे सर्च करोगे, 1 बाय 1 पेज पलटोगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। बट वहीं पे क्या होगा, कोई स्मार्ट पर्सन है, स्मार्ट कोई स्टूडेंट है, तो वो 1 बाय 1 वहाँ पे नहीं मतलब पेज पलटेगा यूनिट को ओपन करने के लिए, वो क्या करेगा, वो यूज़ कर लेगा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है, बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्या होगा ना, देखो वो क्या करेगा, वो स्मार्ट तरीका यूज़ करेगा, क्योंकि बुक में जो फ्रंट पेज होता है उस पे सारे इंडेक्स की वैल्यू लिखी होती है, मतलब कि सारे यूनिट का जो आपने देखा होगा पेज नंबर वहाँ पे होता है। तो डायरेक्ट वो यूनिट 3rd के उस पेज नंबर को देखेगा, 141 मान लेते हैं, डायरेक्ट जाएगा, राइट, 141 को ओपन कर देगा, देखो फास्ट हो गया। वो जो 1 बाय 1 पेज पलट करके यूनिट ओपन कर रहा है, उससे फास्ट इसने ओपन कर दिया। तो ये लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का मैंने रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता डाला। अब थोड़ा इसको एल्गोरिदम वाइज मैं आपको समझाता हूँ। लीनियर सर्च को वही सीक्वेंसर सर्च, ये बुक वाला एग्जांपल माइंड में याद रखना, ठीक है। लीनियर सर्च क्या करता है, ईच एलिमेंट को 1 बाय 1 चेक करता है, वही पेज 1 बाय 1 पलटेगा, ठीक है, अंटिल द एलिमेंट इज फाउंड ऑन लिस्ट एंड्स, ओके। तो ये होता है, ये किसी भी एरे पे अब हम काम करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एरे है, राइट, ये हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास ये एरे है, और इसको करते हैं, राइट। जैसे मान लेते हैं 10 20 30 एंड 40, 0 1 2 3, ओके। देखो हमें टास्क दिया है 30 एलिमेंट्स को आप इस एरे में सर्च करिए। हम यहाँ पे पहले समझते हैं लीनियर सर्च।
सीक्वेंशियल सर्च हमारे माइंड में क्या है, हमारे पास माइंड में क्या है, की है या एलिमेंट बोलते हैं इसे, कुछ भी बोल सकते हो, आइटम बोल सकते हो। तो 30 हमें फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे हमारे पास 30 है, यहाँ पे हमारे पास 30 तो नहीं है, तो इसे कट कर देंगे। हम सेकंड इंडेक्स पे आके देखें क्या यहाँ पे हमारे पास 30 है, यहाँ पे भी 30 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं देखेंगे। क्या यहाँ पे हमारे पास, देखो 1 बाय 1 देख रहे हैं और हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे 30 है, हाँ यहाँ पे 30 है, तो इस इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट करके 2 आ जाएगा। तो एल्गोरिथम हमारे पास यही होता है। देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से, कंपेयर करेंगे इस की को, जो की को कंपेयर कर रहे थे, हर एलिमेंट से अगर मैच फाउंड होता है तो स्टॉप हो जाना, रिटर्न कर लेना इंडेक्स को, नहीं होता है तो एलिमेंट नहीं मिला, राइट, लास्ट तक फाइंड कर लेना, नहीं तो एलिमेंट नहीं मिला, ऐसा हो जाएगा। इसका यहाँ पे देखो प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया है। ओके, इसका प्रोग्राम और यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखो ये रहा हमारे पास मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है, एक 5 साइज का एलिमेंट यहाँ पे दिया है कि हमें 30 फाइंड करना है, राइट, और फाउंड की वैल्यू 0 कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से 5 टाइम तक, यानी लास्ट तक यहाँ पे आपका चलेगा, राइट, 0 टू n-1 तक चलता है। n की वैल्यू क्या है, 3 2 5, मतलब 5-1, यानी 0 टू 4 तक चलेगा, दैट इज वाई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये इतना, इसे खुद से ड्राई रन करोगे तभी समझ पाओगे अच्छे से। ओके, सो अगर यहाँ पे मैच करता है तो एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन दिस, और फाउंड की वैल्यू 1 कर देंगे, राइट, फाउंड की वैल्यू 1 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे तुरंत। फिर बाहर आकर के यहाँ पे चेक किया गया, अगर फाउंड की वैल्यू मतलब यहाँ पे ये क्या किया गया, ये नॉट ऑपरेटर है, आपको बताया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे फाउंड की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 होती है, फाउंड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर एलिमेंट मिला होगा तो फाउंड की वैल्यू यहाँ 1 हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे अपडेट कर रहे हो। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या फाउंड की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ पे यही है, इसका मतलब निगेशन ऑफ फाउंड का मतलब 0 ही है, राइट। तो अगर ये 0 ही है तो एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है। एडवांटेज इसका क्या ही एडवांटेज है, बहुत सिंपल है, नो नीड फॉर सॉर्टेड एरे, बहुत स्लो काम करता है, बहुत स्लो ये आपका काम करता है, ये सर्चिंग जो एल्गोरिथम हमारे पास लीनियर सर्च होता है। ओके, यस। अब बाइनरी सर्च की बात करते हैं। देखो बाइनरी सर्च वर्क्स बाय डिवाइडिंग द एरे इनटू हाफ्स अगेन एंड अगेन, राइट, एरे मस्ट बी सॉर्टेड। देखिए लीनियर सर्च में कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि जिसमें कि भी आपको कुछ सर्च करना है कि वो सॉर्टेड हो ना हो, कोई मतलब नहीं, बस लिस्ट एलिमेंट वहाँ पे होने चाहिए, सर्च कर देगा वो, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च क्या कहता है कि मैं सर्च तो करूँगा लेकिन वो जो एलिमेंट जो लिस्ट होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऐसा कभी नहीं हो सकता लाइक 2 1 3 10 सॉरी 3 10 5, इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई करिए, इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो एरे है सॉर्टेड नहीं है, ये इस तरीके से सॉर्टेड होना चाहिए, तभी हमारे पास ये इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई होगा, ऐसा होना चाहिए। या तो आप बोल सकते हो डिसेंडिंग में सॉर्टेड होना चाहिए, इस तरीके से सॉर्टेड होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई होगा। इस पे नहीं होगा, इस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च कहता है, इसकी प्री कंडीशन यही थी, ठीक है। और कैसे करता है समझते हैं इसको, थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, वो बताते हैं यहीं पे, राइट। जैसे मान लेते हैं, राइट, देखो 10 20 30 10 20 30 40 एंड देन 50 मान लेते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पे क्या कहता है ना, यहाँ पे सिंपल क्या होगा, ये बाइनरी सर्च क्या करता है, सबसे पहले मिड कैलकुलेट करता है, सबसे पहले देखो मिड कैलकुलेट करता है। मिड कैसे कैलकुलेट करेगा, मिड कैसे कैलकुलेट, मैं रफली बता रहा हूँ आपको। मिड कैलकुलेट करेगा स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइड में 2। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0 है, एंडिंग इंडेक्स 4 है, तो 0 + 4 डिवाइड में 2 करोगे 2 आएगा, तो 2 हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास मिड हो गया, ये हमारे पास मिड हो गया। तो मिड हमारे पास यहाँ पे कितना आया, मिड की वैल्यू हमारे पास आ गई, मिड की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, राइट, मिड की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, राइट। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास मिड पे जो वैल्यू है, इस मिड के इंडेक्स पे जो वैल्यू है, क्या हमारा वो आइटम है, यस। यहाँ पे मान लेते हैं हमें फाइंड करना था, हमें मान लेते हैं फाइंड करना है 30, राइट, तो यस यहाँ पे हमें मिल गया, हम रिटर्न कर देंगे। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमें 30 नहीं फाइंड करना है, हमें 10 फाइंड करना है, राइट, हमें 10 फाइंड करना है। अब हम चेक करें क्या हमारा जो वैल्यू है, राइट, वो उस मिड पे है कि नहीं, तो यहाँ पे तो नहीं है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा ये जो की एलिमेंट है, क्या ये की एलिमेंट हमारा एरिया ऑफ मिड से छोटा है कि बड़ा है, ये हम देख रहे हैं हमारे इस मिडिल एलिमेंट से क्या है, छोटा है। अगर छोटा होता है तो हम यहाँ लेफ्ट साइड में अब सर्च करेंगे, राइट साइड में सर्च नहीं करेंगे। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंडिंग इंडेक्स को यहाँ अपडेट करेंगे, एंडिंग इंडेक्स को यहाँ पे हम एंडिंग इंडेक्स को यहाँ पे अपडेट करके
क्या कर देंगे, मिड -1 कर देंगे। तो एंडिंग इंडेक्स को जब हम यहाँ पे मिड -1 करेंगे ना, तो मिड क्या थी, मिड हमारे पास यहाँ पे बोल सकते हो 2 था, यहाँ पे 2 - 1, तो एंडिंग इंडेक्स हमारे पास 1 हो चुका है, राइट। तो एंडिंग इंडेक्स 1 हो गया, तो 0 1 अब हमारे पास नया एरे आ चुका है। नया एरे क्या आ गया, नया एरे हमारे पास 10 एंड 20 आ चुका है। तो यही है, देखो हाफ्स में डिवाइड किया गया 0 1, ओके। अब यहाँ पे भी चेक होगा, राइट। एंड यहाँ पे भी अब अगेन वही सेम रिपीट किया जाएगा, मिड निकाला जाएगा, कैलकुलेट होगा। तो ये वही एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा हुआ है, मिडिल एलिमेंट कैलकुलेट होगा, कंपेयर करेगा, इक्वल हुआ, ठीक। अदरवाइज लेफ्ट में करिए, राइट में करिए, ये इस तरीके से आप एल्गोरिथम लिख सकते हो। इसका प्रोग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये प्रोग्राम आप बनाओगे तभी अच्छे से मतलब समझ पाओगे, राइट। अगर रटोगे तो यहाँ पे एक भी अगर गलत हो गया, रिजल्ट गलत आएगा, ओके। तो रटना नहीं है इसे, आप ड्राई रन करिए, एक लाइन को यहाँ पे अच्छे से कंस्ट्रक्ट मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कर लोगे आई थिंक, ओके। ये हो गया। अब इसका डिफरेंस थोड़ा समझ लें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें। जो लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ एन होती है, ओके। सबसे बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, राइट, बिग ऑफ एन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ लॉग एन होता है। इससे ज़्यादा इफिशियंट आपका बाइनरी सर्च ज़्यादा इफिशियंट होता है, ओके। बुक वाला एग्जांपल याद रखना, ठीक है। 1 बाय 1 ये आपका करता है, ओके। इनटू हाफ्स में डिवाइड करते हैं, ये सॉर्टेड अनसॉर्टेड किसी को भी कर सकते हैं, सॉर्टेड को ही खाली करता है, तो लिख सकते हो डिफरेंस, ओके। अब बात कर लेते हैं, सॉर्टिंग समझ लेते हैं, ओके। देखो सॉर्टिंग का मतलब यहाँ पे वही है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना। सॉर्टिंग का मतलब अरेंज करना डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। तो अनसॉर्टेड देखो हमारे पास डेटा या एरे बोल सकते हो, इस तरीके से दिया है 4 10 10 30 20 अनसॉर्टेड है, इसको सॉर्ट कर दिया गया 10 20 30 40 इस तरीके से कर दिया गया, ओके। नाउ हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम काफ़ी सारे होते हैं। बबल सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, बहुत सारे सॉर्टिंग होती है। यहाँ पे हमें बस 3 ही पढ़नी है, ओके। तो बबल सॉर्ट यहाँ पे समझते हैं, कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट को यहाँ पे इसका बबल सॉर्ट क्या कहता है, इसमें एडजेसेंट एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं और स्वैप करते हैं इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, बिगेस्ट एलिमेंट्स बबल्स टू द एंड, मतलब जो बड़ा एलिमेंट होगा वो लास्ट में आ जाएगा। इसका मेन कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इस तरीके से कुछ हमारे पास होता है, राइट। जैसे 3 1 5 2 9, ओके। सॉरी यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 0 दिया हुआ है, राइट। अब इसे मान लेते हैं हमें सॉर्ट करना है। तो ये क्या करता है कि एडजेसेंट एलिमेंट को ये कंपेयर करता है, राइट। ये एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करता है। फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर है, फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर है तो स्वैप कर दीजिए। हाँ यहाँ पे देखो ग्रेटर है, ये दोनों ग्रेटर हैं, तो अब हमारे पास स्वैप करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, स्वैप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये ऐसा हो गया, राइट। ये इतना हो गया। अब हम फिर से कंपेयर करेंगे, क्या हमारे पास ये वाला एलिमेंट ये वाले एलिमेंट से बड़ा है, बिल्कुल भी यहाँ पे ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। अब हम फिर चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मतलब ग्रेटर, ये फर्स्ट एलिमेंट क्या सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे जब बार बार करते रहोगे ना तो ये बड़ा एलिमेंट सबसे लास्ट में आ जाएगा और इस तरीके जो स्वैपिंग होगी तो हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा और इसे हम बबल सॉर्ट कहते हैं। इसे हम इस टेक्निक को बबल सॉर्ट कहते हैं। कंपेयर करिए फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को, स्वैप अगर जरूरत है तो स्वैप कर दीजिए, नेक्स्ट पेयर पर बढ़ जाइए, ठीक है। रिपीट करिए सारे एलिमेंट्स के लिए, कंटिन्यू करिए जब तक आपका शॉर्ट नहीं हो जाता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ये होता है, याद रखना है। इसका अगर प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे प्रोग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका प्रोग्राम आप देख सकते हो, राइट। वही सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। इसे आपको ड्राई रन करना है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, राइट। ये पूरा प्रोग्राम है और प्रोग्राम को आप अच्छे से ड्राई रन करोगे तब आपको समझ में आएगा। एक एक यहाँ पे नंबर को लेकर के समझिए अच्छे से, राइट। रटने की मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसे रट लीजिए, ओके। तो ये सही तरीका नहीं है, आपको प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से हमारे पास इंसर्शन शॉर्ट भी दिया हुआ है। इंसर्शन शॉर्ट क्या कहता है, इंसर्शन शॉर्ट क्या कहता है, बेसिकली सेलेक्ट वन एलिमेंट, इंसर्ट इट इनटू द करेक्ट पोजीशन। ये इसका थोड़ा ना इंसर्शन शॉर्ट को थोड़ा कार्ड के एग्जांपल से याद रखना, राइट। आपने कभी कार्ड प्ले किया हो या किसी को देखा हो कार्ड जैसे प्ले किया जाता है, राइट। तो क्या होता है मतलब कि हमारे पास क्या होता है, एक अनसॉर्टेड पार्ट होता है। हमारे पास क्या होता है, एक अनसॉर्टेड पार्ट होता है, अनसॉर्टेड कार्ड होता है, राइट। और एक हमारे पास सॉर्टेड कार्ड होता है जो कि हम अपने हाथ में उसको कलेक्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे जब कार्ड को बांटा जाता है, राइट, तो वो एक अनसॉर्टेड होता है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कार्ड होते हैं जो अनसॉर्टेड होता है। अब यहाँ से जब हमें एक कार्ड मिलता है, राइट, तो एक इस कार्ड को हम अपने हाथ में ले लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। दोबारा जब हमें कार्ड को दिया जाता है तो इस कार्ड को भी हम अपने हाथ में अरेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ हम करते रहते हैं ये हमारा क्या होता है, शॉर्टेड हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से होता है। तो ये हमारा मतलब इंस्पायर्ड है, इंसर्शन इंसर्शन शॉर्ट हमारा इंस्पायर्ड किससे है,
मतलब कार्ड से, वही लिखा हुआ है देखो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ये होता है, इसका देखो स्टार्ट करिए फ्रॉम सेकंड एलिमेंट, ओके। कंपेयर विद द प्रीवियस एलिमेंट, स्टार्ट शिफ्ट लार्ज एलिमेंट्स टू द राइट और इंसर्ट करिए एलिमेंट्स को करेक्ट पोजीशन में। इसका प्रोग्राम ये दिया हुआ है। अगेन आई रिपीट, ये प्रोग्राम को आपको करना होगा, थोड़ा सा टाइम लेना, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको लगाना है और इस कोड को क्या करना है, अच्छे से आपको पेपर पे लिखना है, ओके। लिखोगे, हर एक कोड को आप एग्जीक्यूट जब करोगे, देखोगे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये चीज़ समझ में आएगी, राइट। इसको लास्ट टाइम अगर मैं डिटेल में भी आपको बताऊँ तब भी आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप इसे खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। हो सके तो लैपटॉप में इसे रन करके भी जरूर देखना, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन सॉर्ट, यहाँ पे समझ लेते हैं, राइट। ये हो गया लास्ट आपका सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ओके। हमारे पास क्या होगा, एरे होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जैसे 3, 1, 2, 5 ऐसे, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे, उसको सबसे आगे लाके रख देंगे। जब ऐसे करते रहेंगे, फिर सबसे स्मॉलेस्ट को फाइंड करेंगे, फिर आगे लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर ये तो इस तरीके से देखो लास्ट में सॉर्टेड हो जाता है। ये तो रफली मैंने आपको बताया, बट कॉन्सेप्ट यही यूज करता है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, प्लेस्ड इट एट द करेक्ट पोजीशन। रिपीट करिए रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ये होता है, मेन जो होता है एग्जाम में ना पूछा जाएगा, तो आपसे ये एल्गोरिदम ही पूछता है। ये एल्गोरिदम आपको इस तरीके से, इंग्लिश वाला एल्गोरिदम भी लिख सकते हो, या आपने देखा होगा अलग अलग बुक्स में आई जे करके होता है, उस तरीके से भी लिखना है तो लिख सकते हो। अगर वो वाला एल्गोरिदम याद नहीं आता है तो ये भी लिख सकते हो, 100% ये वैलिड है, राइट। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। और ये प्रोग्राम अगर लिख सकते हो एग्जाम में, डेफिनेटली लिखना। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको जरूर यहाँ पे बतानी है हर एक एल्गोरिदम की, ओके। तो इसका भी देखो, यहाँ पे फाइंड करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्वैप करेंगे फर्स्ट पोजीशन से, फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट, कंटिन्यू करिए जब तक आपका शॉर्ट नहीं हो जाता। इसका भी ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, हियर इज द प्रोग्राम, ओके। तो ये चीज हो गया हमारे पास। तो इसको अच्छे से आपको देखना है, ओके। और इन सारे लास्ट जो मैंने आपको एल्गोरिदम बताया ना, इस कोड को, प्रोग्राम को आपको रन करना है अच्छे से, पेपर पे आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। तो ये हो गया आपका यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। नाउ अब मैं आपको फिर से सिलेबस एक बार दिखा दूं। यहाँ पे देखोगे तो मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करा दिए हैं, कोई भी यहाँ पे छोटा नहीं है, सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए गए हैं, राइट। और इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। और मैं आपको ऊपर से बताऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस आपको पढ़ना है, और रिकर्सिव से आपके न्यूमेरिकल नहीं, आपके प्रोग्राम आ जाते हैं, राइट। प्रोग्राम्स आपको जरूर प्रैक्टिस करने, और टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से ये जो आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम पूछा जाता है, और इसमें से एक आपको शॉर्टिंग एल्गोरिदम पूछा जाता है, जो इंग्लिश में मैंने स्टेप लिखे थे ना, वो अच्छे से याद रखना है। हो सके प्रोग्राम भी लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। लास्ट यूनिट बची है, और मे बी वो मैं अपलोड करूँ या ना करूँ, आपको कमेंट करना है क्या लास्ट यूनिट भी अपलोड कर दूँ। तो कमेंट करोगे तो वो भी मैं जल्द से जल्द उसको अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।